किसी स्टूडेंट को अभी भी चीजें क्लियर नहीं है, then that student go through the previous chapter, take a reading of that chapter, then the other chapter will be clear to them. Okay madam, so what topics we are going to study in this chapter? So here we are going to study the role of the biotechnology or its application in the field of agriculture. ठीक है, एग्रीकल्चर के फील्ड में हमने बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस जो हैं उसकी हेल्प से क्या आपने जो है तरक्की की है, ठीक है, कौन से ऐसे प्रोडक्ट बनाए हैं जो एग्रीकल्चर के फील्ड में जो हैं काफी एफिशिएंट है। देन व्हाट इज द रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। ठीक है, मेडिसिन जो हैं बहुत सारे फार्मास्यूटिकल्स जो हैं तैयार किए गए हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी कॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है उसको यूज करके। ठीक है, थर्ड इसमें बताया गया है चैप्टर में अबाउट द ट्रांसजेनिक एनिमल्स। देखो नेम से ही पता लग रहा है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स वो एनिमल्स हैं जो पहले तो ऑर्डिनरी एनिमल्स थे, बट नाउ वी हैव इंसर्टेड सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ जीन्स इन देम, और वी आर हैव डन यू कैन से हमने उनकी जो जीन्स है उनमें कुछ नेसेसरी मॉडिफिकेशंस की हैं, एंड these genes which are the modified one they express themselves in a very different way and that is beneficial for human welfare. ठीक है, तो ऐसे एनिमल्स जो हैं, ऐसे मॉडल एनिमल्स को हमने नाम दिया है ट्रांसजेनिक एनिमल्स का। उसके बाद वो कहता है कि whenever we are doing certain interference, ठीक है, इन द जीन्स, किसी भी ऑर्गेनिज्म जो है उसके जीन्स में अगर कुछ इंटरफेरेंस किया गया है और वो जीन्स जो है वो नेचुरल तरीके से किसी और तरह से एक्सप्रेस होने थे, बट वी हैव डन सम नेसेसरी मैनिपुलेशंस इन दैट जीन्स एंड बिकॉज ऑफ दैट दे आर बिहेविंग इन सम अदर वे, so obviously there is objection in the society regarding the research that is going on in the field of genetic engineering. So in the last of the chapter certain ethical issues are discussed, जिसमें ये बताया गया है कि कैसे जो जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक है जिससे हम नेसेसरी मॉडिफिकेशंस करते हैं, चेंजेस करते हैं जीन्स में, वो काफी सारे लोग जो हैं उसके अगेंस्ट हैं। ठीक है, तो कौन से एथिकल इश्यूज जो हैं वो उससे रिलेटेड हैं वो आपको बताए गए हैं यहाँ पर। तो देखो बायोटेक्नोलॉजी के इंट्रोडक्शन में इसमें आपको बताया हुआ है कि व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी एंड हाउ एंड कौन से फील्ड जो है उसके साथ जो है ये डील करती है। ठीक है, तो सिंपली वो कहते हैं कि यू कैन से दैट बायोटेक्नोलॉजी इट एसेंशियली डील्स विद इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल्स और बायोलॉजिकल्स यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स, फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स। ठीक है, इसको कैसे समझेंगे, कहता है कि बायोटेक्नोलॉजी जो है वो बायोलॉजी का एक ऐसा फील्ड है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है उसकी हेल्प लेते हैं। ठीक है, या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है उसकी हेल्प लेते हैं, और उसकी हेल्प लेने के बाद हम जो है उससे क्या तैयार किए हैं, हमने बहुत सारे जो है ड्रग्स तैयार किए हैं, बायो फार्मास्यूटिकल्स तैयार किए हैं। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से हमने क्या तैयार किए हैं, ड्रग्स तैयार किए हैं, और सिर्फ तैयार ही नहीं किए उनमें नेसेसरी जीन्स में चेंजेस करके, बल्कि उन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स का हमने लार्ज स्केल प्रोडक्शन भी किया है। ठीक है, तो कहते हैं कि इसमें काफी सारे जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को यूज किया गया है, मॉडल ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम कहते हैं, और ये मॉडल ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं। ठीक है, जिसमें से हमने कुछ जीन्स आइसोलेट किए हैं या फिर किसी दूसरे होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर उनको इंसर्ट किया है। ठीक है, ये कोई फंगल स्पीशीज भी हो सकती हैं, या फिर ये कहते हैं कि ये जो है ट्रांसजेनिक प्लांट्स भी हो सकते हैं या फिर ट्रांसजेनिक एनिमल्स भी हो सकते हैं। ठीक है बेटे, इसको कैसे समझेंगे, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल मैं लेती हूँ कि मान लो जो कॉटन का प्लांट है, तो कॉटन के प्लांट के अंदर कॉटन बॉलवॉर्म इज अ टाइप ऑफ ए यू कैन से मतलब एक वॉर्म है कॉटन बॉलवॉर्म, जो क्या करता है कि जब कॉटन प्लांट के ऊपर, ठीक है, उसकी जो बॉल्स आती हैं जिसके अंदर रुई होती है, कॉटन होती है, तो वो उसमें क्या कर देता है, छेद कर देता है, छोटे छोटे पोर्स कर देता है, और जिसकी वजह से जो है कॉटन थ्रेड का डेवलपमेंट नहीं हो पाता, अच्छे तरीके से ग्रोथ नहीं हो पाती है। ठीक है, तो व्हाट इज द अर्लियर मेथड दैट हाउ कैन वी प्रिवेंट दिस डिजीज। तो क्या करते होते थे पहले जो है कॉटन बॉलवॉर्म जो है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हम एक ट्रेडिशनल मेथड यूज करते थे कि हमने क्या कि कुछ पेस्टिसाइड जो है वो स्प्रे कर दी, ठीक है, या कुछ इंसेक्टिसाइड जो है वो स्प्रे कर दी है, और उसकी वजह से पर्टिकुलर जो भी वॉर्म है उसकी डेथ हो जाती है। बट नाउअडेज व्हाट वी आर डूइंग, हमने अब
नई टेक्निक जो है हमारी जेनेटिक इंजीनियरिंग की, with the help of this genetic engineering technique, what the scientists think, instead of spraying these pesticides or insecticides or these chemicals which are enhancing the rate of pollution in the environment, what is the other method that we can use? तो यहाँ पे वो कहते हैं कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि भाई प्लांट जो है उसी को ट्रांसजेनिक बना दिया जाए। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, कुछ स्पेसिफिक टाइप के जीन्स जो हैं उसको कॉटन प्लांट के अंदर डाल दिया। ठीक है, और वो जीन्स जो है उन्होंने किसी दूसरे पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म जो है उसमें से लिए और उसके बाद कॉटन प्लांट के अंदर वो जीन्स डाल दिए हैं। और वो कहते हैं कि व्हेन द कॉटन बॉलवर्म इट कम्स, तो वो जीन्स जो है वो होस्ट प्लांट में क्या हो रहे हैं, एक्सप्रेस हो रहे हैं। और एक्सप्रेस होने के बाद जो है जब वो कुछ खास तरह का प्रोडक्ट बनाएंगे एक्सप्रेस होने के बाद, तो जो भी कॉटन बॉलवर्म है व्हेन इट मतलब eats the leaves of the cotton plant, so that particular type of toxic chemical it enters into the you can say worm's body and kill that worm. So in this way the worm is not very much familiar कि भाई प्लांट जो है उसी के अंदर कुछ पहले से गड़बड़ है, वो नॉर्मल तरीके से उसके अंदर इन्फेक्शन कॉज करने आएगा एंड फाइनली जो है पर्टिकुलर जीन्स के एक्सप्रेस होने की वजह से टॉक्सिक रिलीज होगा और वो टॉक्सिक जो है उससे वर्म जो है उसकी डेथ हो जाएगी। तो दिस इज अ जनरल एग्जांपल। तो ऐसे बहुत सारे वो कहता है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत सारे हमारे जो है ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें से हम जीन्स जो है हमको आइसोलेट कर लेते हैं और जिस होस्ट ऑर्गेनिज्म जो है उसमें हमको स्पेसिफिक करेक्टर इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं उसके अंदर उस जीन को इंसर्ट कर दिया जाता है और वो जीन जो है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद एक्सप्रेस होता है और एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट या फिर स्पेसिफिक करेक्टर जो है हमें हमारे होस्ट प्लांट के अंदर नजर आता है। ठीक है, तो कहता है कि बायोटेक्नोलॉजी जो है उसमें हम इंडस्ट्रियल स्केल पर मतलब बहुत बड़े लेवल पे हम क्या करते हैं, बहुत सारे बायोफार्मास्यूटिकल्स जो हैं उनका प्रोडक्शन करते हैं या फिर हमने बहुत सारे बायोलॉजिकल, ठीक है, बायोलॉजिकल जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो तैयार किए हैं। और ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो यहाँ पर कोई क्या हो सकते हैं, बैक्टीरियाज हो सकते हैं, फंजाई हो सकती हैं, प्लांट्स हो सकते हैं या फिर एनिमल्स हो सकते हैं और सारे के सारे जो हैं वो ह्यूमन वेलफेयर के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद उसने आपको बताया हुआ है कि व्हाट आर द, ठीक है देखो these are the different definitions of the biotechnology that are given by different agencies. So these are the different definition, I will discuss them. और उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि what are the applications of the biotechnology. तो बायोटेक्नोलॉजी जो है उसकी हेल्प से बहुत सारे इंपॉर्टेंट टास्क जो हैं वो ह्यूमन वेलफेयर के लिए किए गए हैं। वन ऑफ देम इज थेराप्यूटिक्स। ठीक है, बहुत सारे जो जीन्स हैं उनसे जो है थेरेपी की गई है। there may be the condition that due to mutations certain genes they becomes defective in the body of the humans or some other organisms, and because of that some defective character appear in the organism, it may be lethal one. तो कहता है कि अगर वो डिफेक्टिव जीन्स किसी पर्सन के अंदर प्रेजेंट है तो ट्रेडिशनल मेथड्स में हमारे पास कोई मेथड ऐसा नहीं होता था कि हम उस डिफेक्टिव जीन जो है उसको हम किसी तरीके से रिमूव कर लें। But now by the applications of genetic engineering there may be certain methods जिसकी हेल्प से हम डिफेक्टिव जीन जो है उसको या तो रिमूव कर सकते हैं या फिर उसकी जगह पे कोई करेक्टिव जीन जो है उसको इंसर्ट कर सकते हैं और कोई भी फंक्शन जो एक माल फंक्शन की तरह बॉडी के अंदर ऑपरेट हो रहा था उसको आप करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको हमने थेराप्यूटिक्स की फॉर्म में जो है बायोटेक्नोलॉजी जो है उसको यूज किया है। बहुत सारी डिजीजेस जो है उनके डायग्नोसिस के लिए, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी जो है उसको यूज किया गया है। ठीक है, देयर आर सो मेनी you can say techniques available in under biotechnology by which you can do the मतलब डिटेक्शन ऑफ द डिजीज एट अ वेरी अर्ली स्टेज। ठीक है, फॉर एग्जांपल किसी बंदे को अगर एड्स हो गया है तो आपको बताया था कि एड्स के सिम्टम्स जो है ऑल ऑफ ए सडन अपीयर नहीं होते पेशेंट के अंदर, but there are so many advanced technique present under biotechnology by which you can easily find out that HIV virus has entered into the body। ठीक है, और उसकी वजह से जो है आप जो है अर्लियर जब डिटेक्शन कर लेंगे डिजीज का तो उसका डायग्नोसिस भी अर्लियर स्टार्ट हो जाता है। फिर कहता है कि बहुत सारी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स तैयार की हैं जो एग्रीकल्चर में जो है यूज हो रही हैं। ठीक है, तो उसमें काफी सारे मेथड ऐसे हैं जिसमें से हमने कुछ इम्पोर्टेंट
क्रॉस जो कि सर्टेन न्यूट्रिएंट्स में रिच है, उनमें से वो जीन आइसोलेट करके उसको हमने क्या किया है, कुछ ऐसे क्रॉप्स के अंदर डाल दिया जिनमें वो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट प्रेजेंट नहीं थे। फॉर एग्जांपल, ठीक है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है कि भी हमारे पास अगर राइस है या फिर अगर हमारे पास व्हीट है, ठीक है बेटे, राइस और व्हीट जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स में रिच होंगे, पर अगर वो कहता है कि हम चाहते हैं कि भी राइस एंड व्हीट जो है, चपाती या फिर राइस खाने से हमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही ना मिले, उसके अलावा हमें उससे प्रोटीन्स भी मिलने चाहिए, तो फ्रॉम द सोया क्रॉप्स वी हैव आइसोलेटेड सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ जीन्स, और उन जीन्स को हमने क्या किया, व्हीट के अंदर या राइस का जो हमारा प्लांट है उस क्रॉप के अंदर हमने उस जीन को इंसर्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ सर्टेन फैक्टर्स। तो नाउ अब हमें कुछ ऐसे राइस जो है वो मिल सकते हैं। यू हैव हर्ड अबाउट these rice on newspapers also. These are known as golden rice. तो गोल्डन राइस जो होते हैं उनका करेक्टरिस्टिक फीचर ये होता है कि वो सिर्फ आपको कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड नहीं करते हैं, ठीक है, उसमें जो प्रोटीन का कंटेंट भी रहता है, आयरन का कंटेंट भी रहता है, तो सर्टेन इंपॉर्टेंट मिनरल्स एंड प्रोटीन्स को उसमें इंसर्ट किया गया है इंसर्टिंग द स्पेसिफिक जीन्स रिलेटेड टू देम। क्लियर बेटा? इसके अलावा कहते हैं कि बायो रेमेडिएशन में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है, तो बायो रेमेडिएशन के अंदर सारी चीजें आ जाएंगी कि they can be used as remedies for different kind of problems that are created in the environment. For example, एक बहुत छोटी सी प्रॉब्लम जो आज के टाइम में हमारे को जनरली फेस करनी पड़ती है, ठीक है, यू हैव हर्ड अबाउट बायोफ्यूल्स। तो यू नो दैट कि नॉर्मल जो हम फ्यूल्स यूज करते हैं अपने व्हीकल्स के अंदर वो पॉल्यूटेंट्स जनरेट करते हैं। तो nowadays the scientists they are thinking about the fuel that we obtain from the plants, because such type of fuel is not producing any kind of pollutants, ठीक है। तो प्लांट्स जो है उनसे हमें एसेंशियल ऑयल्स मिलते हैं। तो आजकल एक रिसर्च चल रही है कि ये एसेंशियल ऑयल्स जो हैं उनके अंदर जो है कुछ फ्यूल लाइक प्रॉपर्टीज जो हैं वो प्रेजेंट है। तो अगर हम उनका लार्ज स्केल प्रोडक्शन करें, ठीक है, बाय मतलब growing these genes over some culture media and its large scale production, if it is done and suitable conditions are provided to these genes, then these genes will you can say express and later on it produce the product on a larger quantity, ठीक है। तो पिछले चैप्टर में आपको हमने बताया था कि हमारे पास जो है बड़े बड़े प्रैटर्स होते हैं जिसके अंदर टन्स ऑफ कल्चर मीडियम डाला जाता है और उस पर कोई भी जीन है, प्रोटीन है, एंजाइम है, उसका आप लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर सकते हैं और सुटेबल कंडीशन देने पे वो हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट देता है, ठीक है बेटे। इसके अलावा कहते हैं कि वेस्ट ट्रीटमेंट में भी जो है इंपॉर्टेंट रोल है बायोटेक्नोलॉजी का। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो जो भी हमारा वेस्ट जनरेट होता है, अर्बन वेस्ट जनरेट होता है जो काफी ज्यादा क्वांटिटी में होता है, उसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो nowadays research is there कि they are finding out such type of microorganisms which can do the breakdown of the bonds that are present between polythene, ठीक है। अभी तक पॉलीथीन जो है उसको आप कहीं पे भी थ्रो कर देते हैं तो उसका डिकम्पोजिशन नहीं होता है। तो अब वो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनका पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं जो पॉलीथीन्स में प्रेजेंट इथीन यूनिट्स में जो बॉन्ड है उसका ब्रेकडाउन कर सकेंगे। क्लियर बेटा? इसके अलावा कहता है कि एनर्जी प्रोडक्शन में भी इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। एनर्जी जो है प्रोडक्शन में अभी मैंने आपको बताया कि बायोफ्यूल्स का कंसेप्ट जो है वो आजकल यूज हो रहा है। तो अगर आप सिट्रस प्लांट्स के बारे में देखते हैं, जैसे हमारे पास लेमन है, मौसमी है, ऑरेंजेस है, ठीक है, तो जब आप इन्हें पील ऑफ करते हो तो आप देखते हो कि स्पेसिफिक टाइप ऑफ मतलब वॉलेटाइल सब्सटेंसेस दे कम्स आउट फ्रॉम दीज फ्रूट कवर्स, तो इसे हम एसेंशियल ऑयल्स कहते हैं। तो दीज एसेंशियल ऑयल्स आर यूज्ड इन डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में भी यूज करते हैं। नाउअडेज they want to discover such type of fuels from these plants। तो कहते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी जो है उसमें 3 एरियाज ऐसे हैं जिनके अंदर रिसर्च चल रही है, ठीक है। मैं एनसीईआरटी बुक से पढ़ रही हूँ, सारे बच्चे ध्यान देंगे उसमें। तो देयर आर 3 क्रिटिकल एरियाज जिसमें कि बायोटेक्नोलॉजी जो है उसमें मैक्सिमम रिसर्च जो है नाउअडेज गोइंग ऑन। एंड फर्स्ट इज कि what is the aim of biotechnology? The aim of biotechnology is providing the best catalyst in the form of improved organism using a microbe or a pure enzyme, ठीक है। इस पॉइंट का मतलब ये है कि जैसे हर एक केमिकल रिएक्शन जो है उसका रेट जो है उसको इंक्रीज करने के लिए एक कैटलिस्ट की जरूरत होती है, तो उसी तरह से वो कहते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का ये एम है कि कुछ खास तरह के कैटलिस्ट जो है उनको तैयार किया जाए, और ये कैटलिस्ट जो है वो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं,
या फिर कुछ एंजाइम्स हो सकते हैं जिनको हमने किसी ऑर्गेनिज्म में से आइसोलेट किया है और उसके बाद हम उसको होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट करते हैं, या उनमें से आइसोलेटेड जीन्स को इंसर्ट करते हैं, और जब वो जीन होस्ट ऑर्गेनिज्म में उन्हें फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं तो वो एक्सप्रेस होते हैं, और एक्सप्रेस होने के बाद जो है वो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट जो है वो हमें देते हैं। ठीक है, इसका एक कॉमन सा एग्जांपल है इंसुलिन। इंसुलिन इज अ प्रोटीन, तो यू नो दैट इंसुलिन हमारी बॉडी में तब प्रोड्यूस होता है व्हेन वी आर सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन नोन एज डायबिटीज मिलियटस। ठीक है, द लेवल ऑफ द ग्लूकोज इज मोर इन योर ब्लड, and that situation insulin will generate. But if you still taking the diet that is rich in sugar, so this means the death of the insulin will take place. Now what is the method earlier they used कि भाई वो क्या करते थे, किसी भी दूसरे एनिमल जो है उसकी पेनक्रियास में से इंसुलिन आइसोलेट करके they put it in the pancreas of the human. But this insulin, ठीक है, it receive a strong, you can say opposition from body's immune system. आपका body immune system जो है वो पहचान लेता है कि this is not your own insulin, it is a foreign insulin. तो in that situation allergic reactions are there. ठीक है, उस सिचुएशन में क्या होती है, एलर्जिक रिएक्शंस हो जाती हैं, और आपकी जो बॉडी है वो जो है इस तरह से जो है वो आपकी बॉडी को एलर्जिक रिएक्शंस को फेस करना पड़ता है। ठीक है, बट नाउ बाय द टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग की जो टेक्निक है उसकी हेल्प से वो कहता है कि हम जो है इंसुलिन जो है उसका हमने जो मेकअप है उसको स्टडी कर लिया हुआ है कि व्हाट काइंड ऑफ पेप्टाइड लिंकेजेस आर प्रेजेंट इन द इंसुलिन। तो नाउअडेज इंसुलिन जो है उससे रिलेटेड जो भी पेप्टाइड लिंकेजेस हैं या पेप्टाइड चेन्स हैं उसको लेबोरेटरी में तैयार करके आपकी बॉडी में इंसर्ट कर दिए जाते हैं, उससे रिलेटेड स्पेसिफिक जीन्स जो उन पेप्टाइड लिंकेजेस को या चेन्स को फॉर्म करते हैं। नाउ द फॉर्मेशन ऑफ द इंसुलिन विल टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। So as the process it takes place inside your body, so your body immune system will not showing any kind of allergic reactions towards it. ठीक है बेटे, तो ये इसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन थी। अब I have to take one another period, तो मैं एंड कर रही हूँ मीटिंग को। ठीक है, कल से ये चैप्टर मैं अच्छे से कराऊंगी और इसकी रीडिंग ले लेंगे सारे बच्चे। और ठीक है, एब्सेंट